फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे राष्ट्रीय आंदोलन के चरण। तो अगर राष्ट्रीय आंदोलन के चरण के बारे में बात करें तो इसे 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। जिसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रथम चरण। प्रथम चरण, तो अगर हम लोग प्रथम चरण के बारे में जाने तो ये 1885 से लेके 1905 एडी तक रहा है, जिसमें कांग्रेस की स्थापना की गई। कांग्रेस की स्थापना की गई है। साथ ही साथ इसी काल में यानी इसी चरण में नरम दल का उदय हुआ है। नरम दल का उदय भी देखने को मिला है। अगर हम लोग बात करें द्वितीय चरण का तो यह काल 1905 से 1919 तक चलता है, ठीक है। और इसमें कांग्रेस की परिपक्वता, कांग्रेस की परिपक्वता देखने को मिलती है कि किस तरीके से यहाँ कांग्रेस धीरे धीरे और ज़्यादा स्ट्रांग होने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे उग्रपंथ, जिसे हम लोग गरम दल कहते हैं, उग्रपंथ का भी उदय देखने को मिलता है। इसके बाद अगर तृतीय चरण का बात करें, तृतीय चरण का, तो तृतीय चरण में आप कह सकते हैं कि यह काल 1919 से लेके 1947 एडी तक चला है। और यह पूरा गांधीवादी युग है, यानी इसमें गांधी जी के द्वारा किए गए सारे आंदोलन इसमें आ जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि यह जो राष्ट्रीय आंदोलन है यह एक तरीके से स्वतंत्रता संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है। स्वतंत्रता संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1885 से शुरू होता है और 1947 तक चलता है, ठीक है। और इसमें हम कह सकते हैं कि यह 3 चरणों में ये क्या किया है, बांटा गया है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले प्रथम चरण के बारे में जानेंगे कि प्रथम चरण में क्या क्या हुआ था। जैसे कि कांग्रेस की स्थापना हुई, नरम दल का उदय हुआ। तो प्रथम चरण शुरू होता है 1885 से लेके 1905 एडी तक। तो अगर इसके बारे में हम लोग बात करें प्रथम चरण के बारे में, तो इन्हें यानी इस चरण में भारतीय राजनीति में एक नए वर्ग का उदय होता है। एक नए वर्ग का उदय देखने को इस चरण में हमें मिलता है, जिसे हम लोग उदारवादी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, उदारवादी कहते हैं। उदारवादी कहिए या फिर इन्हीं को नरम दल भी कह सकते हैं, नरम दल कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से उदारवादी का अर्थ होता है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, नरम दल। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि कांग्रेस की स्थापना की जाती है। कांग्रेस का स्थापना यानी कि गठन किया जाता है। साथ ही साथ नरम दल ने कांग्रेस का नेतृत्व भी किया है। कांग्रेस का नेतृत्व भी किया है। यानी कि आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में सबसे पहले और महत्वपूर्ण घटना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी। और इस चरण में भारतीय राजनीति में एक नए वर्ग का उदय देखने को मिला, जिन्हें उदारवादी या नरम दल कहा गया। और यहाँ उदारवाद का अर्थ होता है कि वैसा दल जो शांतिपूर्ण तरीकों से स्वतंत्रता या राजनैतिक अधिकार प्राप्त करना चाहता हो, ठीक है। और इसमें नरम दल का विचारधारा संवैधानिक गतिरोध से ही संबंधित था, और वे स्वयं को महारानी की प्रजा के रूप में स्वीकार कर रहे थे। और इसी चरण में कांग्रेस पे अर्थात उसके मांगों पे सिर्फ उदारवादियों का ही प्रभाव देखने को मिला है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें द्वितीय चरण का,
द्वितीय चरण का। तो अगर हम लोग बात करें द्वितीय चरण का, जो कि शुरू होता है 1905 से 1919 तक, ठीक है। द्वितीय चरण कब शुरू होता है? 1905 से 1919 तक यह शुरू होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कांग्रेस, मैं ऐसे कर देती हूँ, कांग्रेस परिपक्व हुआ, ठीक है। कांग्रेस क्या हुआ? परिपक्व हुए, यानी परिपक्व होने कहने का मतलब होता है कि अब कांग्रेस को पता है कि उन्हें क्या करना है। और गरम दल का उदय भी यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ पे कौन सा उदय दिखता है? तो गरम दल का उदय भी यहाँ पे देखने को मिलता है। और साथ ही साथ कुछ उग्रपंथी जैसे लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए और पॉल, ठीक है, इन सभी ने क्या किया? गरम दल का साथ दिया, ठीक है। और यहाँ उग्रवाद का अर्थ होता है, उग्रवाद का अर्थ यहाँ पे हिंसा की विचारधारा है, हिंसा की विचारधारा, हिंसा की क्या है? विचारधारा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे उग्रवाद ये चाहते थे, गरम दल ये चाहते थे कि किसी भी कीमत पर वे स्वतंत्रता चाहते थे, यानी कि भारत को आज़ाद देखना चाहते थे ब्रिटिशों के हाथों से, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि उग्रवाद का जो लक्ष्य है, यानी इनका लक्ष्य था कि हिंसा के साथ ही हम ब्रिटिश को भारत से भगा सकते हैं, ठीक है। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण 1905 से 1919 के बीच माना जाता है। और इस काल में दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, जैसे कि कांग्रेस राजनीतिक रूप से और ज़्यादा शक्तिशाली हुए और ज़्यादा परिपक्व हुए, और वहीं उग्रपंथ या गरम दल का भी उदय देखने को मिला है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारतीय राजनीति में उग्रपंथ का उदय 1905 के बंगाल विभाजन से माना जाता है। और यहाँ उग्रपंथ का अर्थ होता है कि गरम दल के साथ साथ, ठीक है, यानी कि हिंसक गतिविधियों को हमें क्या करना है? समर्थन करना है, ठीक है। यानी कि किसी भी कीमत पे राजनीतिक उद्देश्य यहाँ पे वो प्राप्त करना चाहते थे, यानी किसी भी कीमत पे वो स्वतंत्र चाहते थे। इसी के बीच में आप देख सकते हैं कि इसी राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण होता है, जो कि 1919 से लेके 1947 तक चलती है। देख सकते हैं तृतीय चरण में कि यहाँ से अब स्वरूप ही परिवर्तित हो गया। यहाँ से क्या हो जाता है? स्वरूप अब परिवर्तित हो गई है। यानी कि पहले स्वरूप ये थी कि देश को तो आज़ाद करना है, लेकिन ब्रिटिश को खुश करके। लेकिन अब क्या हो गया कि अब यहाँ पे देश किसी भी कीमत पे आज़ाद होना चाहिए। और इसी काल में आते हैं गांधी युग की शुरुआत होती है। गांधी युग की शुरुआत होती है, जो कि अहिंसा के रास्ते पे चलते हैं। और यहीं से आप देख सकते हैं कि गांधी जी भारत आते हैं। कहाँ आए? भारत आए। कब आए? तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत में आते हैं। और यहीं से आप देख सकते हैं कि जैसे ही पूरी बागडोर अब गांधी जी के हाथों में जाती है, उसी रूप में आंदोलन का स्वरूप अब परिवर्तित हो जाता है। आंदोलन का स्वरूप अब क्या हो गया? परिवर्तित हो गया, यानी कि पूरे तरीके से आंदोलन की रूपरेखा ही बदल जाती है, जिसे हम लोग गांधी के आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। गांधी के आंदोलन के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है, क्योंकि गांधी जी के साथ सबसे ज़्यादा जनसाधारण यानी कि आम जनता इनसे जुड़े थे, ठीक है। तो इनसे कौन से लोग जुड़े? तो इनसे आम जनता लोग जुड़ते हैं। अब यहीं से आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन के तृतीय चरण में
गांधी युग के नाम से भी जाना जाता है। और गांधी जी 9 जनवरी 1915 को जब भारत वापस आए तो संपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप ही परिवर्तित हो गया। और गांधी युग से पहले का आंदोलन भारत की जनसाधारण को स्वतंत्रता संघर्ष से पूर्ण रूप से नहीं जोड़ पाए। यानी कि जब तक गांधी जी नहीं थे तो इनके पहले जो भी आम जनता थी यानी जनसाधारण जो थी वो आंदोलन से नहीं जुड़ पा रहे थे। लेकिन गांधी जी के आने के पश्चात जितने भी जनसाधारण थे, आम जनता थे, वो सभी आंदोलन से जुड़ जाते हैं, जिसे गांधीवादी आंदोलनों ने भारत के प्रत्येक वर्ग को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने का कार्य किया है। इसीलिए हम इसे गांधी युग के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग जानेंगे कांग्रेस की स्थापना। तो अगर हम लोग बात करें कांग्रेस की स्थापना के बारे में कि कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, ठीक है, तो कांग्रेस की स्थापना के बारे में अगर बात करें तो 1880 के आरंभ में 1880 के प्रारंभ में कांग्रेस की स्थापना की पृष्ठभूमि तैयार हुई थी। पृष्ठभूमि यहाँ पे तैयार हुई, यानी कह सकते हैं कि 1880 के प्रारंभ में एक राष्ट्रीय संगठन का, ठीक है, कांग्रेस के लिए पृष्ठभूमि तैयार होने लगा था, तैयार हुई। इसी में आप देख सकते हैं कि इसे अंतिम रूपरेखा ए.ओ. ह्यूम ने दिया था। कौन दिए थे? ए.ओ. ह्यूम ने दिया था। और भारतीय बुद्धिजीवियों के सहयोग से कांग्रेस की स्थापना की जाती है। किसकी स्थापना की जाती है? कांग्रेस की उस स्थापना की जाती है। और यह कहा जाता है कि यह डफरिन की दिमाग की क्या थी? उपज थी, ठीक है। यानी भारतीयों ने यह भी कहा है कि यह डफरिन के दिमाग की उपज थी, ठीक है। और इसी बीच में आप देखिएगा कि यहाँ से वह भारत में क्यों ऐसा था? क्योंकि भारत में ब्रिटिश शासन को किसी राजनैतिक विद्रोह से, ठीक है, किसी राजनैतिक विद्रोह से डफरिन बचाना चाहते थे, ठीक है। क्या करना चाहते थे? बचाना चाहता था, ठीक है। इसी के बाद आप देख सकते हैं कि कांग्रेस का स्थापना होता है। कांग्रेस पार्टी की स्थापना होती है कब? तो 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस पार्टी की स्थापना होती है। और इसमें कांग्रेस के अधिवेशन की जानकारी, कांग्रेस के अधिवेशन की जानकारी, ठीक है, जानकारी जो दी जाती है तो ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में दी जाती है। कहाँ दी जाती है कांग्रेस के लिए? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में दी जाती है। संस्कृत विद्यालय में दी जाती है। यहीं पे आप अगर और देखें तो कांग्रेस पार्टी जो है तो इसमें कई अधिवेशन भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 1840 के दशक से ही भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक संगठनों का उदय देखा गया है।
और 1880 के आरंभ में ही एक राष्ट्रीय संगठन कांग्रेस की पृष्ठभूमि तैयार होने लगी और इससे अंतिम रूप एक ब्रिटिश सेवानिवृत्त अधिकारी जो है A.O. ह्यूम ने दिया। और A.O. ह्यूम ने भारतीय बुद्धिजीवियों की सहायता से कांग्रेस की स्थापना की थी। कांग्रेस को वास्तव में तत्कालीन ब्रिटिश वायसराय डफरिन की दिमाग की उपज भी कहा जाता है, क्योंकि डफरिन जो है वो ये नहीं चाहते थे कि भारत में ब्रिटिश शासन को किसी भी विद्रोह का सामना करना पड़े, यानी कि ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश शासन को किसी भी विद्रोह से बचाना चाहते थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के कहाँ हुआ था? बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता अगर कहा जाए तो W.C. बनर्जी के द्वारा किया गया था। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता के अगर बारे में कहा जाए तो W.C. बनर्जी के द्वारा किया गया, जिन्हें व्योमेश चंद्र बनर्जी भी कहते हैं। अब इसमें हम जानेंगे कि कांग्रेस के कौन कौन से अधिवेशन हुए, कहाँ हुए, किस स्थान पे हुए, किस वर्ष हुए, उसके अध्यक्ष कौन थे और उस अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया है। देख सकते हैं, मैं एक चार्ट बना के रखी हुई हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम 4 अधिवेशन हुए थे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो अगर प्रथम कहा जाए तो 1885 में हुआ, बम्बई में हुआ था और इसमें अध्यक्ष बने थे W.C. बनर्जी, जिनका पूरा नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी है। और इस अधिवेशन में भाग लेने वाले लोगों की संख्या 72 है, यानी कि 72 है। वही हम लोग बात करें द्वितीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का, तो ये 1886 में हुआ, कलकत्ता में हुआ था और इसमें दादा भाई नौरोजी ने भाग लिया था, यानी अध्यक्ष बने थे और इसमें 434 लोगों ने भाग लिया था। तृतीय अधिवेशन का बात किया जाए तो 1887 में हुआ है, मद्रास में, और इसमें अध्यक्ष बने थे बद्रुद्दीन तैयबजी और इसमें 607 लोगों ने भाग लिया है। चतुर्थ अधिवेशन का बात अगर करें तो 1888 में हुआ इलाहाबाद में, जिसके अध्यक्ष बने थे जॉर्ज पुले और इसमें 1248 लोगों ने भाग लिया था। तो आप कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष, ठीक है, दादा भाई नौरोजी थे और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन की भी संज्ञा दी गई है। और दादा भाई नौरोजी ने ही दूसरे अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम परिवर्तित किया, ठीक है, और उसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला नाम था स्टार्टिंग में भारतीय राष्ट्रीय संघ, लेकिन दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। और कांग्रेस शब्द जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है और कांग्रेस शब्द का अर्थ होता है लोगों का समूह। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे कैसे कांग्रेस का स्थापना हुआ। अब हम लोग जानेंगे कि कांग्रेस के इस स्थापना के लिए क्या क्या उद्देश्य था, किस उद्देश्य के कारण कांग्रेस पार्टी को बनाया गया। तो चलिए हम लोग जानते हैं कांग्रेस के उद्देश्य के बारे में। बात करें कांग्रेस के उद्देश्य के बारे में तो इससे पहले दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ और जान लेते हैं। जैसे कि दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार की थी और इन्होंने 1906 में पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज के भी मांग की थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम कौन बने थे, तो बद्रुद्दीन तैयबजी थे, जो कि मैं एक चार्ट में बता चुकी हूँ। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपियन अध्यक्ष कौन बने थे, तो जॉर्ज पुले बने थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में वकील चंद्र के द्वारा लिखित वंदे मातरम गीत गाया गया था। और 1911 के पुनः कलकत्ता अधिवेशन में जन गण मन राष्ट्रगान गाना गाया गया था, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित
पहली बार गाया गया था, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा और इसे उन्होंने पहली बार गाया कब? 1911 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष अगर कहा जाए तो एम सियानी यानी मोहम्मद सियानी थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी और वो 1917 में कलकत्ता से अध्यक्ष कर रही थी, यानी कि अपना कार्यभार कर रही थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी 1925 में कानपुर से। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 में बेलगांव यानी कर्नाटक अधिवेशन से की थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अप्रवासी अध्यक्ष अगर बोला जाए तो नल्ली सेन गुप्ता थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वतंत्रता के समय जो अध्यक्ष बने वो जेवी कृपलानी थे। और स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सर्वाधिक लंबे समय तक जो अध्यक्ष रही हैं वो श्रीमती सोनिया गांधी रही हैं। तो मैं इसे एक चार्ट के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर रही हूँ जो सारे एग्जाम में आते हैं, तो आप इसे अच्छे से देखें। और प्लीज़ अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियो बना सकूँ।